नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले राजनीतिक दल और उनके नेता यात्रा करने लगे हैं। एक तरफ नीतीश तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक जीवन में 4 यात्राओं को अंजाम दे चुके हैं। एक बार फिर से चूंकि 2025 से पहले अपनी राजनीतिक धार को मजबूत करना चाहते हैं और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच के मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। इनसे बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो सपना पाल रखा है, जो उनके कार्यकर्ता नेता हमेशा कहते रहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव को होना चाहिए। हालांकि जब मुख्यमंत्री साथ थे उनके, तो बार बार गांधी मैदान से वो कहते थे कि अब अगला जो कार्यक्रम होगा या आगे इसी को देखना है। लेकिन बाद में चीजें बदलती गई। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, लालू प्रसाद खुद कहा करते थे, और वही साबित हुआ और नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारा। लेकिन चलिए, ये तो अलग बात है। तेजस्वी यादव की राजनीति में धार कैसे पैदा हो? आखिर क्या कास्ट के सहारे जो कुर्सी का मैनेजमेंट होता रहा है, तो उधर माई समीकरण भी दरक गया और 34-35 साल का जो गढ़ था बेलागंज, वो भी समाप्त हो गया। मतलब उपचुनाव में तो साफ दिखा कि राष्ट्रीय जनता दल एनडीए के सामने घुटने पे आ चुका है। क्या यात्राओं के सहारे सियासी सूरज उगाने में तेजस्वी यादव कामयाब होंगे? हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं। संजय जी, तेजस्वी यादव भी 4 यात्राएं कर चुके हैं। एक बार फिर से लोगों के बीच, लोगों का फीडबैक या लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर 2015 में नीतीश कुमार ने सहारा नहीं दिया होता, तो राष्ट्रीय जनता दल का उस समय क्या वजूद होता? वहां से हम चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। नहीं, 2010 में तो आपने देखा था कि आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी जी। और लगा था कि अब इनका सूर्य जो है, उसका जो तेज है, वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। परिस्थितियां बदली और नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बदला और फिर वो नीतीश कुमार जी के साथ जब आरजेडी आई तो सत्ता में आई। तो इस सच्चाई को तो सब कोई स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार का साथ मिलना एक संजीवनी बूटी का काम किया आरजेडी के लिए, जिसमें सत्ता में उनकी वापसी हुई। और सत्ता में वापसी ही नहीं हुई, बल्कि एक बड़ा प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया कि अपने एक बेटे को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दिलवाई, एक बेटे को हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेवारी दिलाई। मतलब कि एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर वो 15 का परिणाम रहा जो गठबंधन बनी। उसमें नीतीश कुमार की पिच का इस्तेमाल, नीतीश कुमार जी का था, लेकिन लॉन्चिंग पैड के तौर पर ये उतारे गए। रह गई बात कि क्या तेजस्वी जी को जो वो मौका मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी का इन्होंने भरपूर लाभ उठाया या नहीं उठाया? एक धार दिखाई पड़ी जब इन्होंने डिस्कोर्स में 2020 में तेजस्वी जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी को लाया, और वो 10 लाख सरकारी नौकरी 2020 के बाद, हाँ, अच्छा, 2020 के चुनाव, 2020 हाँ, जो मुद्दा बनाया, जो इन्होंने मुद्दा बनाया, और वो नौजवानों के सर पर चढ़ करके बोला। ठीक है, वो चिराग पासवान ने कैसे बगावती तेवर वाले उम्मीदवारों को उतार करके नीतीश कुमार की संख्या घटा दी विधायकों की, और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग, हाँ, और तेजस्वी जी को बढ़ा दी, वो अलग बात है। लेकिन कहा जाता है कि वो 10 लाख की सरकारी नौकरी हर के जुबान पर चढ़ गई, और बाद में एनडीए को भी उस पर आना पड़ा, जो चुनावी वादा था। हाँ, कि हम 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, मैनिफेस्टो में 19 लाख, हाँ, कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार अब बोल भी रहे हैं 10 लाख क्यों, हम 25 के पहले 12 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 24 लाख की जगह पर अब हम 34 लाख रोजगार देंगे। तो तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल संवाद यात्रा करे, उस यात्रा का नाम जो हो, मतलब हम आपको इससे आगे बढ़ेंगे। आपके कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में जो बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और 10 लाख लोगों को रोजगार का मुद्दा बनाया, ये बात, तो क्या उस दौरान बीजेपी को और एनडीए को बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब हुए और फिर अपने जो रोजगार वाला पिच था उस पे खेलने को मजबूर किया, उसका लाभ उन्हें मिला? बिल्कुल,
जी। मैं वही कहना चाहता हूँ हाँ। कि 15 इनके लिए लॉन्चिंग पैड जरूर पिच दिया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन 2020 का चुनाव तेजस्वी जी अपने दमखम से लड़े। लालू प्रसाद उस समय नहीं थे इनके साथ खड़े, वो जेल में थे जी। और तेजस्वी जी ने उस धार को इतना पैना किया कि वो अपील किया लोगों को, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभर करके आई। इस सच्चाई को भी हम लोगों को स्वीकार करना होगा। और ये बैकफुट पर, एनडीए बैकफुट पर चली गई थी। ठीक है, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन की सरकार बन गई, वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई। लेकिन जो तेजस्वी यादव की जो यात्राओं की बात आप कर रहे हैं, न जाने क्यों ये यात्राओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे जो कई तरह के होते हैं कि क्या वो जो परिपक्वता का अभाव दिखता है, क्या उन यात्राओं में बीच में इनको कुछ वैसा लगता है, वो चाहे बेटी बचाओ साइकिल मार्च हो, संविधान बचाओ न्याय यात्रा हो, बेरोजगारी हटाओ यात्रा हो, या जन विश्वास यात्रा हो, जो अलग अलग कालखंडों में इन्होंने शुरू किया, ये यात्राओं को आकार नहीं दे पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जब आप यात्रा करते हैं तो आप पर उम्मीदें जगती हैं, जो भी आपके वोटर हैं, जो भी आपको पसंद करता है। मैंने कहा ना कि एक डिस्कोर्स में इन्होंने नौकरी लाई और नौजवानों के मन में वो भाव पैदा हो गया कि तेजस्वी जी को अगर जिम्मेवारी मिलेगी, और आज क्रेडिट लेने की होड़ है, तेजस्वी जी की पार्टी कहती है कि नौकरी तो तेजस्वी जी के दबाव में दिया गया। नीतीश कुमार जी ने कहता है कि नहीं, ये तो हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा था, जो मुझे देनी थी मैंने दिया। और तब फिर वो कहते हैं कि कैसे नौकरी के बारे में जब आर्थिक बोझ की बात होती थी तो मेरे पिताजी को लेकर के इनके क्या सवाल उठते थे। तेजस्वी जी कितनी यात्राओं को धार दे पाएंगे इस बार भी, ये कहीं ना कहीं से सवाल है। और जो आपने कहा कि जो इनका समीकरण दर का, इनका थोड़े पृष्ठभूमि मैं बता देता हूं। जो माई समीकरण की ये बात करते हैं दर का, पूर्णिया में माई समीकरण दरक गया, रुपौली में लोग शंकर सिंह के साथ खड़े हो गए, रामगढ़ में जो माई समीकरण था वो बसपा के साथ चला गया, बेलागंज में कैसे चीजें बदली सबको पता है, और इनका माई समीकरण इमामगंज में जनसुराज के साथ जाकर के खड़ा हो गया। तो माई समीकरण तो अब इनका रहा नहीं, A to Z की बात अब ये करते नहीं है। तो हालांकि बीच में इन्होंने किया था A to Z नहीं, लेकिन फिर चीजों को छोड़ दिया ना, वो धार कहाँ। और इनके पार्टी से ही बगावती सुर निकलने लगे हैं भाई। इन्हीं के पार्टी के पूर्व एमएलसी ने कहना शुरू किया कि जगदानंद सिंह के बेटे तीसरे नंबर पर, अगर वो चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर होते तो ज्यादा खुशी होती। तेजस्वी जी के सामने, हाँ, पूर्व एमएलसी, अच्छा, हाँ, जिन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर के कहा, बल्कि उनसे कहा भी गया कि पार्टी आप पर कार्रवाई कर देगी, तो उन्होंने कहा कि कौन डरता है कार्रवाई से। तो क्या तेजस्वी जी अपने पार्टी के बगावत को रोक पाएंगे, या तेजस्वी जी जन यात्रा के माध्यम से लोगों के साथ कनेक्ट होंगे कि सत्ता हमारे हिस्से में दीजिए। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है वो जो नारे और वादे अलग पार्ट है, मुद्दा जो कनेक्ट करे। क्या उस 20 के तहत कोई तेजस्वी जी के पास कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के ये यात्राओं में संवाद करेंगे? नीतीश कुमार जा रहे हैं ना, महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि महिलाओं के हितों में हमने क्या किया है। क्या तेजस्वी जी भी उस नौकरी की बात करेंगे कि हमारी जो ये जो बात थी जिस पर हम कमिटेड थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, और जब एक सरकार में शामिल होने का मौका मिला तो हमने दबाव बनाया। हम इनका उद्देश्य बता देते हैं। पिछला जो 17 महीने का इनका जो कार्यकाल है उसकी उपलब्धियों को गिनाने जाएंगे। तो ठीक है, उसकी उपलब्धियों में तो बीच में आप देख रहे होंगे कि ये हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी, माने राष्ट्रीय माने ऐसा लग रहा था कि उनके कहने का मतलब कि नौकरी तेजस्वी यादव ने दी। उनका कहना था कि पहल हमने की थी। चूंकि आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा के इस सत्र में उन्होंने जातीय सर्वे और आरक्षण के मुद्दा को लेकर के जब कहा, उसमें भिड़ंत भी हो गया सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से तेजस्वी यादव का, जिन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने ऐसे किया, और अब आप जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये 65% आरक्षण के मुद्दे को हटा दिया तो आप फिर उसको 85% करिए, लाइए, 9वीं अनुसूची में लाइए। तो उस पे ये दोनों तो भिड़े ही। विजय चौधरी ने उठ करके बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सरकार हमेशा से नीतीश कुमार की थी, चाहे इधर थे चाहे उधर थे। तो जो मंशा है कि सरकार हमारी है या सरकार में, तो ये बताने जा रहे हैं वो कि हमने नौकरी दी, हमारी जो उपलब्धि रही है कि मतलब इसका कितना मतलब आधार बनता है
कि कोई किसी पार्टी में या किसी माफ कीजिएगा किसी गठबंधन में आप मुख्यमंत्री हैं और आप इस तरीके से उपलब्धियों को गिनाएंगे तो कितना कन्विंस करेगा, मतलब जनता को कितना कन्विंस कर पाएंगे? नहीं देखिए, एक नैरेटिव तो इन्होंने बनाया तेजस्वी जी ने, चूंकि इनके मैनिफेस्टो में भी नौकरी था, लेकिन नौकरी तो मुख्यमंत्री देंगे ना, विभाग रिक्तियां भेजेगी, लेकिन विभाग रिक्तियां भेजेगी। यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख रिक्तियां थी, मुख्यमंत्री जी के पास मैंने भेजा, आज तक कैबिनेट से उसको स्वीकृति नहीं मिली। तो जहां नीतीश कुमार नहीं चाहे, आप ही तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनती करता हूं कि इतनी जो नियुक्तियां हैं कम से कम वो स्वास्थ्य विभाग में वो कर दे। फिर आपको हाथ जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप ही के डर से नीतीश कुमार कर रहे थे तो फिर स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं नौकरी दे दी? आप तो उस विभाग के मंत्री थे। तो पकड़ा जाएंगे हम बिल्कुल वहीं पर ना सूबे के मुखिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के चीजों को अगर आप नहीं समझ के पब्लिक को आईवास करते हैं, वो आप करते रहिए, कुछ क्षण के लिए हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? वही करेगा। सरकार ने कहा कि भाई हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए करा रहे हैं कि हमको डेटा चाहिए ताकि हम वेलफेयर स्कीम लोगों तक पहुंचा पाए। हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दी। लेकिन जो रिजर्वेशन का है, कोई सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई लॉ अगर वहां पर कोई जजमेंट पास होता है, कोई ऑब्जर्व जजमेंट, तो वो लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो बेंचमार्क जजमेंट है। उससे बड़ा कोई बेंच वहां बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी ना आप उसके ये जा सकते हैं। बोलने के लिए बोलते रहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि जो 9th शेड्यूल है उसका भी इंटरप्रिटेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 9th शेड्यूल में आप किसी को डाल दीजिएगा। वो एक तमिलनाडु का मामला बार बार उठाया जाता है और अब उसका सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि हम उसका भी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट, उसका इंटरप्रिटेशन करता है सुप्रीम कोर्ट। आईवास के लिए और लोगों को समझाने के लिए आप बोलिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी तो भेजा था प्रस्ताव, झारखंड ने भी भेजा था 75% दिए जो 85% कर रहे हैं। कहाँ झारखंड की बात मान ली गई, कहाँ छत्तीसगढ़ की बात मान गई? तो जनता अब इतनी मैच्योर्ड हो गई है। गांव में बैठा हुआ एक किसान जिसको आप समझ रहे हैं कि उसकी समझ बहुत छोटी है, वो दिल्ली में भी कौन सी राजनीतिक गतिविधियां हो रहा है, कौन सी पॉलिसी बन रही है, कहाँ उसके हित सध रहे हैं और कहाँ उनका नुकसान होगा, उसको समझता है। ठीक है, तेजस्वी जी जाए, और मैं चाहता हूं कि बतौर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर इनको जाना चाहिए और यात्रा को भी पूरी करनी चाहिए। जनता से इनको कनेक्ट होना चाहिए। भाई, प्रतिपक्ष के पास ही तो वो ताकत होती है सत्ता को घेरने की। सवाल तो इनके पास है। जब ये सदन चलते रहता है, जहां ये खेत खलिहान गांव गरीब की आवाज उठा सकते हैं, सदन में प्रतिपक्ष के नेता नहीं होते हैं। यात्रा शुरू करते हैं, कहीं कभी दुबई चले जाते हैं, कभी कुछ चले जाते हैं। क्या अगर कार्यशैली में मतलब बदलाव करना होगा? गंभीर नहीं दिखते हैं जो जनता को लगता है। इनकी मंशा पर कहाँ कोई सवाल उठा रहा है। लेकिन अगर आपकी कार्यशैली में गंभीरता नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, तो आप मजबूत सत्ता को चुनौती कैसे देंगे? आपके सामने एनडीए का एक बड़ा मजबूत जो है वो दुर्ग है, उसको भेदना है आपको। और अभिमन्यु ही कहीं इधर उधर भटक गए, तब तो फिर कैसे भेद पाएंगे? तो वहां पर इनको गंभीर होना पड़ेगा और जनता के साथ संवाद करके ही नहीं, जनता के बीच में इनकी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। लालू प्रसाद संघर्ष के उपज है, नीतीश कुमार संघर्ष के उपज है। तेजस्वी जी ने संघर्ष नहीं किया है, इनको सत्ता विरासत में मिली है। दूसरी बात संजय भाई कि लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए लोगों को पुर्जा नहीं देना पड़ता था। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव का दरवाजा खुला होता था, भीड़ होती थी उनके पास, भीड़ सवाल करती थी, वो जवाब देते थे। मतलब एक छोटे अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक फोन खुद लगाते थे और उनसे संवाद करते थे और लोगों की समस्या का निदान करते थे। जो उनका वोटर है उनको तो यही चाहिए था। नहीं, उसी शैली में लालू प्रसाद जी संवाद करते थे। जो आज नारे गढ़े गए और लिखे गए कि जीते के बाद और ये करने की योजना की बात जो की गई है, ठीक है, वो लालू प्रसाद जी की एक अपनी शैली थी। मुख्यमंत्री बनावे के बाद, चुने के बाद, जीते के बाद, हाँ, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनावे, बिल्कुल बनावे के बाद। लेकिन ओकरा ला जमीन पर कामों तो करे के बाद। जब संसद कहा जाता है, लोहिया ही तो कहते थे
कि भाई जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। प्रतिपक्ष तो सत्ता को सीधे सीधे चुनौती दे सकता है। इतने सवाल होते हैं प्रतिपक्ष के पास कि सत्ता तो घिरी हुई रहती है, भागी फिरती है। लेकिन जब तेजस्वी जी अगर घेरेंगे नहीं सवालों से तो फिर तो प्रतिपक्ष की वह धार नहीं न दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल शुभकामना है कि मुख्यमंत्री आप बनिए, एक युवा चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब तक जमीन पर उतर करके संघर्ष कहीं और से तो नहीं बल्कि अपने पिता से ही इनको सीखनी है। लालू प्रसाद जी को कोई सत्ता और राजनीति में जगह कोई विरासत में तो नहीं मिली थी, संघर्ष के उपज थे। जब तक लालू प्रसाद जी के अंदाज में ये जमीन पर नहीं उतरेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और सत्ता को घेरेंगे नहीं सवालों से, तब तक मुझे नहीं लगता है कि जनता इनसे कनेक्ट हो पाएगी। जबकि सत्ता अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए, अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक यात्रा की और तैयारी चल रही है। अच्छा। नीतीश कुमार की यात्रा के बाद ये जितने पार्टी के यहाँ अध्यक्ष हैं एनडीए के गठबंधन के, वो हम के अध्यक्ष, ये चिराग की पार्टी के अध्यक्ष, उसके बाद एनडीए ये भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ये इन लोगों को भी अब एक 14 जनवरी से एक यात्रा ये लोग भी शुरू करेंगे, जहां पर सत्ता पक्ष इतना आपको घेरेबंदी किए हुए है कि भाई एक यात्रा का विराम नहीं हो रहा है, दूसरी यात्रा का प्लानिंग और उसकी पॉलिसी बन गई, तो आपको भी उस रूप में काम करना होगा, तभी आप जाकर के सत्ता को चुनौती दे पाएंगे। मतलब साफ है कि तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा कितना पुराएगी आस, माने जन विश्वास यात्रा जो है मुख्यमंत्री बनने की आस को कितना पूरा कर पाएगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जो यात्राओं का इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये थे डॉक्टर संजय कुमार, बिहार के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। कल किसी और मुद्दे पर इनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और आप तक सही बातों को, सही मुद्दे पे, सही सवाल पे सही जवाब इनके माध्यम से पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।